डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। नव वर्ष 2023 की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, मंगलकारी हो। आप अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हों और आगे आपकी लाइफ अच्छी चले। पढ़ करके आप एक अच्छे पद पर जाएं, अपनी इच्छा के अनुसार जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। ये मैं आपको शुभकामनाएं अर्पित करता हूं इस नए वर्ष में। तो डियर स्टूडेंट, आज मैं आया हूं क्लास 10th मैथ्स के स्टूडेंट के लिए उनकी तैयारी, गणित विषय में कक्षा 10 के बच्चे कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले तैयारी करने से पहले आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए। प्रश्न किस रूप में पूछे जाते हैं, प्रश्न 1 मार्क्स के कितने हैं, 2 मार्क्स के कितने हैं, 4 मार्क्स के कितने हैं, 5 मार्क्स के कितने हैं, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। ये मैंने एक टेबल यहां पर बना रखी है, क्लास 10th मैथमेटिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, बोर्ड परीक्षा की तैयारी। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास पेपर 5 हिस्सों में रहेगा। एक हिसाब से आप कहेंगे, पहला जो वाला भाग है बहुविकल्पी प्रश्न, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक प्रश्न, जैसे वहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा, परंतु एक प्रश्न तो पूछा जाएगा पर उसके 8 क्या होंगे, भाग होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स होंगे और एक पार्ट 1 मार्क्स का होगा। तो आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 कितने मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स का होगा। और प्रश्न नंबर 1 के 8 भाग हैं। जैसे मैं कह रहा हूं, प्रश्न नंबर 1 के 8 भाग हो सकते हैं, क ख ग घ ग चौ चौ, इस रूप में हो सकते हैं। ठीक है ना। और एक एक जो खंड होगा आपका, एक खंड एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, ये बहुविकल्पी हैं। ये जो 8 खंड आएंगे प्रश्न नंबर 1 के अंदर, एक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, उनमें से सही विकल्प आपको चुनना है। कहीं आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, कैलकुलेशन करेंगे तो फिर रफ में करेंगे, यहां केवल आंसर लिखना पड़ता है। माना मैं कहूं प्रश्न नंबर 1 का पहला विकल्प है क, ठीक है, और क का मैंने कहा 4 विकल्प होंगे दिए, ए बी सी डी। माना बी वाला विकल्प सही है तो उत्तर कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 क, आगे लिखेंगे विकल्प बी सही उत्तर है, या विकल्प बी जो भी उसका उत्तर है आगे लिख करके आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 क, आगे विकल्प कौन सा सही था, बी वाला, विकल्प बी। अब क्या है विकल्प बी में जो लिखा हुआ है उसको भी लिख देंगे सही उत्तर है। बस इस रूप में आप करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 के 8 भाग होंगे बहुविकल्पी रूप में। ठीक है, तो 8 मार्क्स तो आपको प्रश्न नंबर 1 से मिल जाएंगे, 8 मार्क्स का। जो अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के, वहां भी 8 क्वेश्चन होंगे डियर स्टूडेंट। मतलब आप लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, प्रत्येक 1 नंबर का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। कितने, 8 क्वेश्चन है। 1 नंबर का है, 8 प्रश्न है, तो 8 नंबर के एक एक नंबर के प्रश्न होंगे, निश्चित उत्तरीय प्रश्न। इनका उत्तर एक लाइन में आपको लिखना है। एक लाइन हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, 2 लाइनें हो सकती हैं। ठीक है, अधिक नहीं करना है। फिर बच्चों 2-2 अंक के जो प्रश्न होंगे, जो प्रश्न 2-2 अंक के हैं, 2-2 अंक के 7 प्रश्न होंगे। 7 क्वेश्चंस आर ईच ऑफ हैविंग 2 मार्क्स। 7 प्रश्न होंगे 2-2 नंबर के, तो 7 में कितना हुआ, 14। 14 नंबर आपको 2-2 अंक वाले 7 प्रश्न होंगे। आप कह सकते हैं कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ठीक है, यहां तक आपके पास क्या होंगे, 2-2 अंक के प्रश्न होंगे। यह है अति लघु उत्तरीय। इसमें भी 3 लाइन में आंसर, 4 लाइन में आंसर, 5 लाइन में आंसर अधिकतम। ठीक है, उसके बाद आता है लघु उत्तरीय, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये इनका प्रत्येक प्रश्न यहां 4 अंक का है। 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 4 अंक का है, 5 चौके 20 अंकों के प्रश्न 4-4 नंबर के। ठीक है, 20 अंक,
चार चार नंबर के 5 क्वेश्चन, ठीक है डियर स्टूडेंट। और उसके बाद 5 अंकों वाले 6 प्रश्न होंगे, 6 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होंगे, तो 6 5 जा 30, ठीक है। तो कुल कितने हो गए, इनको आप जोड़ेंगे तो 27 क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और 80 मार्क्स के टोटल आपका पेपर होगा। 27 क्वेश्चंस होंगे, 27 प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, 80 नंबर के। इधर मैंने अंकों का योग आपको बताया हुआ है, इधर प्रश्नों की संख्या है और इधर निर्धारित अंक है। प्रश्न नंबर 1 के 8 भाग हैं, प्रत्येक भाग 1 अंक का है, तो 8 अंक तो ये होंगे। प्रश्न नंबर 2 से लेकर के 2 3 4 5 6 7 8 9, प्रश्न नंबर 2 से लेकर के 9 तक 1 अंक के हैं, वो भी 8 हो गए। फिर उसके बाद 2 अंकों के प्रश्न 7 प्रश्न 2 अंकों के, तो 7 दूनी 14 नंबर के हो गए। फिर 4 अंकों के 5 प्रश्न होंगे, 4 अंकों के 4 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स के हो गए। और 5 मार्क्स के एक प्रश्न 5 मार्क्स का, कितने प्रश्न होंगे ऐसे, 6, तो 6 5 जा 30, मतलब 6 प्रश्न आपके पास ऐसे होंगे जो 5 नंबर के होंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस प्रकार से 80 मार्क्स का पेपर होगा, 27 उसमें क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब देखो पूरा मैथ्स जो होता है 100 मार्क्स का होगा, तो 80 मार्क्स तो यहां हो गए। फिर 20 मार्क्स का क्या होगा, 20 अंकों का क्या होगा, 20 अंकों में उनको बोलते हैं आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल असेसमेंट। उस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स जो है वो आपका मंथली टेस्ट से होगा, जो आप मासिक परीक्षाएं देते हैं ना, उनमें से 5 अंक तो वहां से आएंगे, ठीक है। आपने यदि पूरे नंबर ला रखे तो पूरे 5 मिलेंगे वहां पर आपको। तब ये 15 मार्क्स जो होते हैं, 15 नंबर क्या होते हैं बच्चों, आपका जो होमवर्क होता है, आपने जो प्रैक्टिकल वर्क कर रखा है, आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, ठीक है, कई चीजें उसमें होती हैं, तो उस 15 मार्क्स का वो टोटल आपके टीचर्स पर भी डिपेंड है कि आपके किन किन एक्टिविटीज उन्होंने आपको करवाई हैं, आपने किए हैं कि नहीं किए, तो उन सब मिलाकर के 15 और 5 20, तो 80 तो आपके पास लिखित होगा। और 20 मार्क्स जिससे मैं कह रहा हूं इंटरनल असेसमेंट टेस्ट, उसमें आपकी कॉपी भी होंगी, प्रैक्टिकल कॉपी जो बना रखी वो भी आएगी, और वाई भी होगा, और भी चीजें उसमें देखी जाएंगी। तो 20 मार्क्स वहां से आएंगे और 80 मार्क्स यहां से। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स की कैलकुलेशन इंटरनल विद्यालय स्तर पे जो आपके मैथ्स के टीचर हैं वो आपको देंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कितने अंकों के प्रश्न आते हैं, आइए उसको भी देखते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के प्रश्न आते हैं। तो देखिए इस 7 यूनिट में बांटा गया है, पूरे सिलेबस को, गणित के पूरे पाठ्यक्रम को 7 भागों में बांट दिया है। नेम ऑफ यूनिट्स, पहला है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आपने प्राकृत संख्याएं पढ़ी, पूर्ण संख्याएं पढ़ी, पूर्णांक पढ़ी, परिमेय पढ़ी, अपरिमेय पढ़ी, हाई स्कूल में आपने परिमेय अपरिमेय पढ़ी। अब आपके पास वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं वाला जो चैप्टर 1 है आपका, पहला वाला चैप्टर, उससे 4 अंकों के प्रश्न आएंगे, 4 मार्क्स के प्रश्न इस चैप्टर से आएंगे, रियल नंबर वाले से, वास्तविक संख्या। चैप्टर नंबर 1 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक हो गया। अब दूसरा अलजेब्रा है, ये गणित के अलग अलग भाग है ना, गणित की बहुत ब्रांच है बच्चों। जैसे यहीं पर आप देखो नंबर सिस्टम एक ब्रांच हो गई, अलजेब्रा दूसरी ब्रांच हो गई, ट्रिग्नोमेट्री एक ब्रांच है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है, ज्योमेट्री एक ब्रांच है, मेंसुरेशन एक ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है, अलग अलग शाखाएं हैं गणित की। तो ये शाखाएं समझ लीजिए, इतने प्रकार की गणित आप पढ़ रहे हैं। आप नंबर सिस्टम भी पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति, आप बीजगणित भी पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा,
आप त्रिकोणमिति भी पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, आप निर्देशांक ज्यामिति भी पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आप ज्यामिति भी पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री, आप मेंसुरेशन भी पढ़ रहे हैं, क्षेत्रमिति, आप स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और प्रायिकता ये भी पढ़ रहे हैं। तो 7 प्रकार की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं आप। गणित के 7 ब्रांचेज आप पढ़ रहे हैं, गणित की 7 शाखाएं हैं आपके कोर्स में। तो पहली शाखा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति में वास्तविक संख्याएं, पहला चैप्टर 4 अंकों का। दूसरा चैप्टर है अलजेब्रा, बीजगणित के अंदर चैप्टर नंबर 2 बहुपद, पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 3 दो चरों वाली रैखिक समीकरण, ये तो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसके अंदर बीजगणित के अंदर, अलजेब्रा के अंदर आपके पास 4 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 2, ठीक है, बहुपद, पॉलिनोमियल। चैप्टर नंबर 3 2 चर राशियों वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन 4 चैप्टरों से 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहां से आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में, त्रिकोणमिति में बच्चों, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 8 आपका जो है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये दोनों त्रिकोणमिति हैं। यहां आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आदि पढ़ते हैं, यहां आप हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पढ़ते हैं, ठीक है। त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री का क्या करते हैं, तो ये मिलाकर के 12 नंबर के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आते हैं, चैप्टर नंबर 8 और 9। चैप्टर नंबर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 7। मात्र 3 एक्सरसाइज हैं, 8 अंकों के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 7, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्री, ज्यामिति। यहां आप चैप्टर नंबर 6 में आपका सर्किल होगा। चैप्टर नंबर 6 में देखिए डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 में त्रिभुज है, चैप्टर नंबर 10 में आपका वृत्त है, और एक और है इसमें चैप्टर नंबर 11। 3 चैप्टर हैं बच्चों इसमें। देखिए आप चैप्टर नंबर 6, इसमें ट्राइंगल है, त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज ये आते हैं। चैप्टर नंबर 10 में वृत्त है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 11 में रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस। ये 3 चैप्टर यहां हैं ज्योमेट्री के अंदर, ज्यामिति के अंदर, वहां से 16 मार्क्स की मैथमेटिक्स पूछी जाती है। और मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 12 में क्या है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स। और चैप्टर नंबर 13 आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ठीक है। वो आपको बेलन आएगा, शंकु आएगा, ये सब आएंगे, ठीक हो गया। ये 2 चैप्टर मिला के आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और जो 7th वाला पार्ट है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी और प्रायिकता, चैप्टर नंबर 14 में सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स, और चैप्टर नंबर 15 में है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इनसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए अभी सब मिलाकर के इन अंकों को आप जोड़ेंगे तो 80 मार्क्स का होगा, ये पेपर बनेगा आपका इस हिसाब से। तो इस हिसाब से आप तैयारी करें कि पहले आपको कौन सा चैप्टर तैयार कर लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले आप प्रायिकता को करिए, प्रायिकता, और उसके बाद सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स। 10 मार्क्स आप यहां से कमाइए, थोड़ा सिलेबस से ज्यादा नहीं है, थोड़े सिलेबस में आप 10 मार्क्स यहां से कमाइए, ठीक है। आप फिर निर्देशांक ज्यामिति करिए, 8 मार्क्स यहां से मिल जाएंगे बहुत जल्दी, तेजी से मैं कह रहा हूं, ठीक है। 10 मार्क्स से आए, 8 मार्क्स यहां से लीजिए फटाफट करके।
और उसके बाद आप जाइए कहाँ, ट्रिग्नोमेट्री पर जाइए, 12 मार्क्स। तो पहले ये जो छुट्टियां आपकी पड़ी हुई हैं विंटर वैकेशन, इसमें 10 मार्क्स से तैयार करिए, 8 मार्क्स के तैयार करिए और 12 मार्क्स के तैयार करिए, ठीक है। उसके बाद आप अन्य एक्सरसाइज पर, अन्य चैप्टर पर अपने हिसाब से आप आगे बढ़ें, ठीक है। पर पहले मेरे विचार से आप इसको कर लीजिए, सरल है, ठीक है। आप सांख्यिकी में क्या पढ़ते हैं, मीन, मॉड, मीडियन, माध्य, माध्य का बहुलक। एक प्रश्न ठीक से आ गया तो सभी कर डालेंगे, ठीक है। और प्रायिकता में सिंपल एक सूत्र है, उसी पर तमाम प्रकार के क्वेश्चन है, तो आसानी से हो जाएंगे। यहां से शुरू करिए, फिर मेरे हिसाब से निर्देशांक ज्यामिति पे जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पे जाइए। इस चैप्टर को भी जरूर करिए, चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। इस विंटर ब्रेक की मैं बात कर रहा हूं, इतनी चीजें आप अभी कर लीजिए, ठीक है। और आगे तब जैसे जैसे आपको आवश्यकता पड़ेगी आपकी हेल्प करते रहेंगे दोस्तों। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए आगे चलते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आपने मैथ्स के बारे में ये जान लिया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न कितने अंकों का होगा, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि बोर्ड परीक्षा का समय आपका बहुत नजदीक है, मुश्किल से 2 महीने अब आपको मिलने वाले हैं तैयारी के लिए। सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, पाठ्यक्रम आपको पूरा पढ़ा दिया गया है। अब बात आती है रिवीजन की, किस रूप में आप काम करें, किस रूप में आप मेहनत करें, क्या आप अपने एग्जाम को बढ़िया ढंग से एंजॉय करके अच्छे अंक ले आए, पेपर आपको आसान लगे, पेपर में आपको कोई स्ट्रेस ना हो, कोई तनाव आपके दिमाग में ना आए। उसके लिए क्या करना है बच्चों, अभी समय है, क्योंकि समय रहते जब आप काम करेंगे तो उस काम को करने के लिए जब आप जाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा, एक आत्मविश्वास होगा आपके अंदर, और प्रश्नों को समझने में, प्रश्नों को हल करने में आपको आसानी होगी। सबसे सरल तरीका क्या है, पेपर आपका अच्छे से हो जाए, पेपर आप ठीक से कर लें। सबसे आसान तरीका ये है कि इस समय जो 2 महीने का अब समय आपके पास अब रह गया है, उसमें अब रिवीजन बढ़िया ढंग से करिए। एक बार नहीं, कई बार करिए। जब आप कई बार रिवीजन करेंगे तो कोई चीज ऐसी नहीं रहेगी बुक की कि आपको नहीं आती, और एग्जाम में आसानी से आपके हाथ चलेंगे, आपका दिमाग अच्छा काम करेगा और आप आसानी से पेपर को पढ़ डालेंगे। देखिए, हमें कौन चीज अच्छी आती है। कई बार आपको लगता है कि विषय मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कैसे? इसका मतलब उस विषय को आपने खूब बढ़िया ढंग से पढ़ लिया है। जब आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे तो वास्तव में विषय क्या है, सरल हो जाएगा। कठिन कौन है? जिस काम को हमने किया नहीं है, या जिस काम को हम बहुत कम करते हैं, या जिस काम को करने में हमारा मन नहीं लगता है, वो हमको कठिन लग जाता है। तो हम मन से काम करें, मन से पढ़ाई करें, रिवीजन करें, और एक बार नहीं कई बार करें। बार बार रिपीटेशन जब होगा तो परीक्षा में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपने प्रश्न पढ़ा था और वहां जाकर के आप उसका उत्तर नहीं लिख पाए। मैं आपको एक बात मुझे याद आ रही है आपसे बात करते हुए, कि हम लोग जब आपकी तरह पढ़ रहे थे तो इंटर की बात है, जब बोर्ड का रिजल्ट आया तो हम भी सुनने के लिए तैयार थे रेडियो के माध्यम से कि क्या क्या रिजल्ट आएगा, हम लोगों का भी था। तो वहाँ हमारे साथ जो एक स्टूडेंट, उसने बोर्ड टॉप किया था, उत्तर प्रदेश बोर्ड टॉप किया था, और उसने मैथ्स में 100 में से 100 मार्क्स लाया था।
100 में से 100 अंक लाया था वो स्टूडेंट। तो प्रेसमैन ने, पत्रकारों ने उस बच्चे को पूछा कि 100 में से 100 अंक कैसे आए, इसके पीछे क्या है, कहां से पढ़ाई करी, क्या किया आपने, स्पेशल आपने क्या किया, ऐसे आपने कौन सी मेहनत कर दी, या ऐसा कोई मंत्र बताइए या ऐसा कोई सूत्र बताइए कि जिससे 100 में 100 अंक आ गए आपके। तो उसने बहुत ही सिंपल रूप में बोला कि मैथ्स का पेपर था, 100 नंबर लाया था। तो उसने कहा, उस बच्चे ने कहा, उस स्टूडेंट ने कहा, हमारा तो साथी था, उन्होंने कहा कि मैं प्रतिदिन 5 घंटे गणित करता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। और विषय के तो होते रहे, तैयारी करते रहे होंगे, पर गणित में 100 में से 100 मेरे इसलिए आए क्योंकि मैं प्रतिदिन 5 घंटे गणित की पढ़ाई करता हूं। अब आप लगा लीजिए, तभी तो 100 में 100 आए। इसका मतलब बहुत मेहनत की आवश्यकता है हर किसी को। बच्चों, भगवान ने ये दुनिया जो है कर्म बंधन से बांध रखी है। कर्म से ही दुनिया चलती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने है वो तपता ही रहेगा। इतनी गर्मी वहां हो जाएगी कि वहां जीव जंतु वनस्पति नहीं उग सकते। और जो भाग पीछे की तरफ जहां ठंडा है वहां इतना ठंडा हो जाएगा कि वहां बर्फ जम जाएगी, वहां भी जनजीवन नहीं हो सकता। तो पृथ्वी लगातार अक्ष पर घूम रही है। तो हमको प्राकृतिक घटनाओं से भी ज्ञान लेना है, नॉलेज लेना है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस रंग से आप देखते होंगे कि प्रतिदिन सुबह सूर्य उदय होते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूम रही है, उसी रूप में नित्य प्रति हमको भी काम करना है। श्रीमद् भगवद गीता, कुरुक्षेत्र का एक उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तो अर्जुन को वहां, आपको मालूम है, पूरी कथा आपको मालूम है कि वहां अर्जुन को मोह हो गया था। मोह ऐसा हो गया था कि ये तो मेरे सब अपने हैं, वहां मेरे दादा हैं, भीष्म पितामह, ठीक है, दादा के दादा कह लो, मेरे गुरु हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, क्या मैं इन सब पर तीर चलाऊंगा, क्या मैं इन सबको मार दूंगा। तो भगवान ने वहां अर्जुन को उपदेश दिया था, हे अर्जुन, इस समय तुम धर्म की रक्षा के लिए तुमने हथियार उठाया है, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म कैसे रहेगा, इस धराधाम पे धर्म की स्थापना करनी है तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। भगवान ने कहा, न मे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम नानवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे अर्जुन, मुझे इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहा है। मैं सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मुझे प्राप्त है, तब भी मैं कर्म कर रहा हूं। तुम्हारे साथ युद्ध भूमि में आया हूं और तुम्हारा सारथी बना। इसलिए हे पार्थ, आप भी कर्म बंधन की ओर लग जाओ, कर्म करिए, कर्म। तो हे स्टूडेंट, मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। यदि आप पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ आपके लिए सुगम हो जाएगा। स्टूडेंट के सामने ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कि मेरा भविष्य आगे क्या होगा। मैं आपसे कहता हूं कि सब कुछ मेहनत के बल पर ही होगा। मेहनत एक वो चाबी है जो हर प्रकार के दरवाजे खोल देती है। तो आप पढ़ाई करिए, जितना अधिक पढ़ेंगे उतना आपका भविष्य सुखद होगा। आप जानते हैं, अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन भी कहां से आएगा, और जिसके पास धन नहीं है उसका मित्र भी कौन होगा।
और जिसका बच्चों मित्र नहीं होता उसे दुनिया में सुख नहीं मिलती। कोई विपदा आ गई, उसकी रक्षा के लिए कौन आएगा? क्योंकि उसके पास धन नहीं है। और धन कहां से आएगा? विद्या से। और विद्या कहां से आएगी? पढ़ाई करने से। ठीक है, इसलिए मेरा कहने का उद्देश्य यही है कि खूब मेहनत करिए, बढ़िया पढ़िए। आपके पास बहुत समय है पढ़ने के लिए। जितना अधिक आप मेहनत करेंगे उतना ही आपका मार्ग भविष्य का आपके लिए सुगम होता जाएगा। कर्म जितना ज्यादा करेंगे सफलता उतनी ज्यादा मिलेगी। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सभ्य आएगा। पुरुषार्थ यदि मेरे दाएं हाथ में होगा तो विजय मेरे बाएं हाथ में होगा। बच्चों, सब कुछ मेहनत से ही तो संभव है। आज जो बड़ी बड़ी सफलताएं जिन्होंने अर्जित की हैं, हम केवल उनका टॉप देखते हैं कि वो कहां पहुंच गए हैं। उसके पीछे उन्होंने क्या मेहनत की उस बारे में हम नहीं जानते। तो पढ़ाई 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 और मेहनत आपको करनी है। ठीक है, तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप खूब पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें। जितना अधिक मेहनत करेंगे उतने अच्छे अंक आपको मिलेंगे। जो जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता है। ठीक है, वन बिकम्स व्हाट वन थिंक्स एंड डज। एक व्यक्ति जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही बन जाता है। ठीक है, यदि हम आलसी बने रहेंगे, हम सोचेंगे कि क्या पढ़ाई लिखाई करें, आज का दिन भी चला गया, कल का दिन भी चला गया, तो धीरे धीरे हमें आदत ऐसी पड़ जाएगी। और हम ये सोचें कि नहीं, आज का दिन मैंने खूब पढ़ना है। दूसरा दिन आया आपके सामने, आपने कहा मैंने कल भी बहुत पढ़ना है। अगला दिन आया, आपने खूब पढ़ाई की, लगातार आप पढ़ रहे हैं। एक दिन ऐसे आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब आपको पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। बच्चों, सत्येन रक्षते धर्मं विद्याभ्यासेन रक्षते मृजया रक्षते रूपम कुलम वृत्तेन रक्षते। सत्येन रक्षते धर्मं, धर्म की रक्षा सत्य से होती है। यदि सत्य का साम्राज्य चल रहा है, सत्य प्रभावी है, तो धर्म की रक्षा होती है। विद्याभ्यासेन रक्षते, विद्या अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। विद्या की रक्षा किससे होती है? अभ्यास से, रिपीटिशन, बार बार पढ़ना, उससे होगी। मृजया रक्षते रूपम, रूप की रक्षा स्वच्छता से होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, और कुल की रक्षा, वंश की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। ठीक है बच्चों, अचोदमानानि यथा पुष्पाणि फलानि च स्वयं कालमीति वर्तन्ते तथा कर्म पुरा कृतम्। इसका अर्थ है कि एवरीवन, इट मीन्स दैट एवरीवन मस्ट रीप द फ्रूट्स ऑफ हिज डीड्स। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों की ही फसल तो काट रहा है। जो कुछ व्यक्ति ने कर्म किए उन्हीं की फसल को काट रहा है। जो स्टूडेंट आपकी क्लास का टॉपर है या पढ़ाई में बहुत अच्छा है, पढ़ता है, ठीक है, वही सफलता की ओर जाता है, क्योंकि उसने पढ़ा है। ठीक है, उसने मेहनत करी है, तभी तो उसको सब कुछ आ रहा है। तो ऐसे प्रत्येक स्टूडेंट को ऐसा हो सकता है कि वो पढ़े, वो मेहनत करे, तो निश्चित ही उसको मंजिल मिलना है। तो मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा बच्चों कि खूब पुरुषार्थ कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना अधिक आपको, आपका विषय आपको अच्छे ढंग से आएगा। गणित विषय हो, कोई और विषय हो, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक आपको विषय आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बच्चों, नव वर्ष की आपको एक बार फिर से मंगल कामनाएं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका मन पढ़ने में बहुत अच्छा लगे। और यदि मन पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा तो
जीवन आपका धन्य हो जाएगा। तो इस श्लोक को फिर मैं रिपीट करता हूँ। न मे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। इस वाक्य को याद रखना कि भगवान ने कह रखा है कि इस संसार में मुझे करने के लिए, हे अर्जुन, इस संसार में मुझे करने के लिए कुछ नहीं बाकी है, सब कुछ मेरे बस में ही है, परंतु फिर भी मैं कर्म करता हूँ। इसलिए ये कर्म की शिक्षा जो भगवान ने अर्जुन को दी, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी, अर्जुन मतलब हम दुनिया के लोग, भगवान एक है, हम दुनिया के लोग बहुत हैं। भगवान की दी हुई शिक्षा को, ये जो कर्म की शिक्षा दी है, इसको हमको ग्रहण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।